नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। बीपीएससी ऑफिस पर प्रदर्शन जारी, पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। कैंडिडेट बोले पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी हो, परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए। पटना में भीषण आग लगी, मां बेटे की हालत गंभीर। नारायण अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग, 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। जयपुर में कांग्रेस नेता की बेटी का किडनैप, फोन किया, पापा लड़का पीछा कर रहे, जल्दी आ जाओ। एयरपोर्ट रोड पर मिली स्कूटी। आर्मी एयरफोर्स ने 10 सेकंड में तबाह किए दुश्मन के ठिकाने। रेगिस्तान में टैंक, सुखोई और हेलीकॉप्टर से दागे बम। तबाह की लोकेशन भी मिल सकती है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर कैंडिडेट का गुस्सा फूट पड़ा। कैंडिडेट हाथों में तख्तियां लेकर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कैंडिडेट की मांग है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की जाए, पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी हो, इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जाए। सवाल यह है कि यह पिछली कई पीटी परीक्षाओं में लगातार दिख रहा है कि सही से 150 सवाल भी बीपीएससी नहीं पूछ पा रही। आपत्ति के बाद कई प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़ रहे हैं। अब इसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स इसको लेकर काफी गुस्से में हैं। वहीं अभ्यर्थी की संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बीपीएससी का मुख्य गेट बंद करके वहां पर पुलिस की चौकसी कर दी है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि बीपीएससी की मनमानी, तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टूडेंट का प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि बीपीएससी ने 6-7 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, इसलिए सभी कैटेगरी में इतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। ऐसा 53-55वीं पीटी परीक्षा में किया गया था कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने सुधार करके रिजल्ट दिया था। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा नए चेयरमैन अतुल प्रसाद ने परीक्षा को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। पटना के खाजपुरा स्थित मयूर विहार कॉलोनी में भीषण आग लग गई। पूरा मामला मयूर विहार कॉलोनी के नारायण अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 201 में शाम को करीब 6 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि आग गैस के लीक होने के कारण लगी। आग को बुझाने में दमकल की छोटी बड़ी 6 गाड़ियां लग रही। तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। फ्लैट में मौजूद पायल देवी और उनका बेटा आंख बुरी तरह झुलस गए। वहीं आनंद फानन में दोनों को पास के ही रॉयल हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आग बुझाने के बाद घर की स्थिति भी भयावह थी। पूरे घर में सिर्फ जला हुआ सामान और राख छोड़कर कुछ भी नहीं बचा हुआ था, लेकिन किचन में बहुत कुछ नहीं जला हुआ था। गैस सिलेंडर भी सही सलामत था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग और धमाके की बात सामने आ रही थी। पूरे फ्लैट का सारा सामान राख हो गया था। घर के पंखे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। घर की दीवार, घर की छत, घर का फर्श, सब कुछ जलकर टूट गया था। सोफा, बेड, टीवी, कपड़े सब कुछ जलकर राख हो गए थे, लेकिन किचन ठीक ठाक स्थिति में था। गैस सिलेंडर भी सही सलामत था। आग खाजपुरा के नारायणी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 201 में लगी थी। यह फ्लैट पटना सचिवालय कर्मी अमित कुमार की है। इस फ्लैट में अमित कुमार, उनकी पत्नी पायल देवी और उनका बेटा आंख रहते हैं। अमित घटना के समय मौजूद नहीं थे, वे अपने ऑफिस में थे। पड़ोस के लोगों का ऐसा कहना है कि गैस पहले से लीक हो रहा था। मां पायल ने अपने बेटे आरव के लिए मैगी बनाने के लिए जैसे गैस को जलाया, पूरे घर में गैस के भर जाने से एक साथ भयंकर आग लग गई। लोगों ने बताया कि आग सिलेंडर में लग गई, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसी बीच आसपास के लोगों ने घर में बुरी तरीके से झुलस चुके पायल और
आरओ को किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गैस सिलेंडर के सही सलामत रहने और किचन में मामूली नुकसान होने से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केशावत की बेटी के किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वारदात के समय बेटी ने केशावत को फोन भी किया, कहा कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं, पापा जल्दी आ जाओ। केशावत ने सोमवार देर रात प्रतापनगर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बेटी को अपहरण करने का मामला दर्ज कराया है। उधर सीएसटी और पुलिस टीमें अभिलाषा केशावत की तलाश में जुट गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अभिलाषा स्कूटी से सब्जी लेने के लिए एनआरआई सर्किल तक गई थी, वापस नहीं लौटी तो परिवार ने ढूंढना शुरू किया। जब कुछ पता नहीं लगा तो रात को थाने में मामला दर्ज कराया। इसी बीच मंगलवार सुबह स्कूटी एयरपोर्ट रोड पर लावारिस खड़ी हुई मिली। प्रतापनगर सीआई भजन लाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है। वारदात स्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं केशावत ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द बेटी को ढूंढने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर किसी वीवीआईपी की बेटी या डॉग होता तो उसका सीसीटीवी मिल जाता। 15 घंटे में हमें फुटेज या लोकेशन तक ट्रेस करके नहीं बताया गया है। अधिकारियों से मांग है कि बेटी को सर्कुलेशन सकुशल ले आए। कुछ संदिग्ध लोगों ने नाम भी मैंने इंचार्ज को बताए हैं। 2-3 महीने पहले मेरी गाड़ी के भी शीशे तोड़े गए थे, मैंने पहले भी सुरक्षा मांगी थी। गोपाल केशावत ने पुलिस को बताया कि अभिलाषा सोमवार शाम करीब 5:30 बजे घर से निकली थी। इसके बाद 6:05 पर उसने मुझे फोन करके कहा कि पापा मेरे पीछे लड़के पड़ गए हैं, तुरंत गाड़ी लेकर आओ। इस पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में तुरंत गाड़ी लेकर एनआरआई सर्किल के पास पहुंचा। तब वहां पर न तो उनको बेटी मिली और न ही उसकी स्कूटी। बेटी को फोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसके बाद अपने रिश्तेदार और परिचितों के साथ मिलकर आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं पर भी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद देर रात प्रतापनगर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। जिस स्कूटी पर अभिलाषा सब्जी लेने गई थी उस स्कूटी को आज सुबह गोपाल ने ही एयरपोर्ट रोड पर लावारिस खड़ा हुआ ढूंढ लिया है। फिलहाल पुलिस एनआरआई सर्किल के साथ साथ जिन स्थानों पर स्कूटी बरामद हुई है वहां तक लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है। केशावत गहलोत की पिछली सरकार में राजस्थान धुमंतु बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही धुमंतु प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ कांग्रेस में काफी लंबे समय से वो एक्टिव भी रह चुके हैं। राजस्थान के रेत के गोरों में दुश्मन छिपा तो उसे उड़ाने में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 10 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों सेनाओं ने हेलीकॉप्टर और टैंक की मदद से दुश्मन को उड़ा दिया। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास शत्रुनाश के दौरान ऐसा करके दिखाया गया। युद्धाभ्यास के दौरान लोग कुछ समझते उससे पहले ही टारगेट को धमाके से उड़ा दिया गया। मिट्टी का गुबार आसमान से छूने लगा। इसी दौरान भारतीय सेना और एयरफोर्स का शानदार कॉम्बिनेशन देखने के लिए लोग यहां उमड़ पड़े थे। भारतीय सेना ने टैंक T-72, T-90 भीष्म और भारत के स्वदेशी ब्रज के 9 का शानदार उपयोग किया। इस दौरान रेगिस्तान में ही टारगेट बनाए गए इन डेमोन्स्ट्रेशन को टारगेट को दुश्मन माना गया जो रेगिस्तान में कहीं छुपे हुए थे। ऐसे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पहले टारगेट तय किया गया। देखते ही देखते सेना के टैंक दनाते हुए आगे बढ़े। आर्टिलरी गन के साथ हमला शुरू हो गया। तभी एयरफोर्स अपने फाइटर प्लेन के साथ मैदान में उतरा। दुश्मन का कंफ्यूजन हो गया कि वो थल सेना का जवाब दे या फिर इंडियन एयरफोर्स का। वो कुछ समझ पाए उससे पहले दोनों ने मिलकर दुश्मन के सभी ठिकानों को उड़ा दिया। न सिर्फ टैंक और फाइटर प्लेन बल्कि बुलंद हौसलों के साथ हाथ में आर्टिलरी गन लेकर दौड़ते जवान भी नजर आए। सप्तशक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AS पिंडर ने इस युद्ध अभ्यास को देखने के बाद कहा कि हमारी दोनों सेनाएं साथ मिलकर काम कर सकती हैं। दुश्मन पर दो तरफा हमला उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देगा। भारत निर्मित हथियारों का इस युद्ध अभ्यास में शानदार उपयोग किया गया। नई तकनीक के साथ भी सेना के जवान काम करने लगे हैं। भारतीय सेना के टैंक का दुश्मन को पता नहीं चला, इसलिए पहले क्षेत्र में धुआं किया जाता है, फिर एक साथ टैंक दनाते हुए आगे निकल जाते हैं। 10 से ज्यादा टैंक में
गोरों में ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है। BMP-2 के साथ स्वदेशी सारंग गन कवर देते हुए नजर आती है। गोरों में बनाए हुए दुश्मन के सांकेतिक ठिकानों पर हमले करने के लिए सेना की इंटेलिजेंस भी काम करती है। थर्मल इमेजर, बैटलफील्ड रडार आदि भी युद्ध क्षेत्र के काम करते नजर आए। इसके अलावा 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी दिखेंगे जो 2 जिप्सी को जमीन पर उतार देते हैं। दुश्मन पर सटीक हमला करने के लिए सुखोई विमान भी नजर आया। इस विमान से 2 बम गिराए गए, इससे पूरे क्षेत्र की जमीन हिल गई। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से हमले शुरू हो गया। दरअसल दुश्मन पर 3-4 बार एक साथ हमला किया गया। एक तरफ थल सेना बम गन से हमला करती रही, दूसरी तरफ वायुसेना के हमले करती रही। इस दौरान वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे इलाके को स्कैन किया। सेना के ड्रोन इधर से उधर उड़ते नजर आए। उसका सीधा संपर्क टेक्निकल टीम से था। इस दौरान ड्रोन से जानकारी जुटाई गई कि दुश्मन कहां-कहां पर छिपा हुआ है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जयपुर में बिजनेसमैन के खुद को गोली मारकर खुदकुशी मामले में 5 दिन बाद अब एक सुसाइड नोट सामने आया है। सोने चांदी का बिजनेस करने वाले कारोबारी ने लिखा कि मैं मनमोहन सोनी आत्महत्या कर रहा हूं। इसके जिम्मेवार सत्यार्थ तिवारी, अनी भारद्वाज और लोकराज पारिक है। इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। मनमोहन को जान देने पर मजबूर करने वाले ये किरदार वही है जो ब्याज पर फाइनेंस का धंधा चला। मनमोहन का बुलियन कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। इन आरोपियों को मनमोहन की हैसियत का पता था, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट कराने के लिए मनमोहन को अपने झांसे में ले लिया। उनकी बातों में आकर मनमोहन अपना घर, पत्नी, मां के गहने, अपनी लग्जरी गाड़ियां बेचते चले गए और 6.5 करोड़ से ज्यादा रुपये लगा दिए। कोरोना काल में लोगों ने किस्तें देनी बंद कर दी और मनमोहन के पैसे फंस गए। बैंकों का कर्ज बढ़ गया, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। पैसे वापस मांगने पर आरोपी धमकी देते, नतीजा मनमोहन हर तरफ से घिरते गए। इसके बाद क्या हुआ वो जग जाहिर है। इस बुधवार को मनमोहन ने शास्त्री नगर स्थित अपने घर पर ही अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उस वक्त घर में पत्नी नीतू सोनी, बेटा यश और मां और छोटे भाई रोहित सोनी की पत्नी मौजूद थी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो वह लहूलुहान पड़े थे। फौरन उन्हें कावंटिया हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब परिजनों ने जब उनका कमरा खोला तो कारोबारी के पर्स में सुसाइड नोट रखा मिला। इसमें उन्होंने बताया कि उसे 3 लोगों से करोड़ों रुपए लेने हैं। इस बीच उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि मैं मनमोहन सोनी आत्महत्या कर रहा हूं। इसका जिम्मेवार सत्यार्थ तिवारी, अनी भारद्वाज और लोकराज पारिक है। उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरा मकान और गहने सब बिक गए हैं। मैंने इनके चेक भी लगाए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने देते थे।
सत्यार्थ तिवारी के पिताजी मुझे कोर्ट में भी धमकी देते हैं। सत्यार्थ तिवारी से मुझे 6 करोड़, लोकराज से 21 लाख और अनी भारद्वाज से 60 लाख रुपए लेने हैं। मैं जीवन से संघर्ष हार गया। मेरी माँ, पत्नी, भाई और बच्चे का दुख देखा नहीं जाता। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, हिम्मत से काम लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। सब सत्यार्थ तिवारी खा गया। बच्चों, मेरा दुख मत करना, तुम सब हिम्मत रखना भाई। घटना के दिन भी पुलिस और एफएसएल ने उनके पिता के रूम को अच्छी तरह से चेक किया था, तब उन्हें किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला। 5 दिनों तक रूम बंद रहा। रविवार को फिर रूम को खोला गया तो इस दौरान यश को पिता के पर्स में एक सुसाइड नोट मिला। इसमें मनमोहन सोनी ने साफ साफ अपनी परेशानी और किन लोगों ने उन्हें परेशान किया उनका जिक्र किया हुआ है। एसपी शास्त्रीनगर महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि सोनी परिवार ने कल सुसाइड नोट दिया है। अभी तक पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अनी भारद्वाज की तलाश में टीमें लगा ही दी गई है, उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुसाइड नोट से केस में कोई खास फर्क नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि पूर्व में ही सुसाइड नोट में लिखी हुई बातें सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि मनमोहन ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था। इसमें भी उन्होंने आरोपियों के साथ पैसों के लेन देन के विवाद का जिक्र किया था। वहीं शास्त्रीनगर थाना के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मनमोहन सोनी आरपीए के सामने स्वर्णकार कॉलोनी में रहते थे। घटना के बाद गुरुवार को पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस अफसर रमेश चंद्र तिवारी, उनके बेटे सत्यार्थ तिवारी, अन्य एक व्यक्ति लोकपाल पारिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों ब्याज फाइनेंस और लोन का काम करते हैं। मैं सुसाइड करने का कई बार मन बना चुका हूं, इसे लेकर वह कई बार वीडियो भी बना चुका हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरी आत्महत्या का जिम्मेवार सत्यार्थ तिवारी, यथार्थ तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी, एनी भारद्वाज और लोकराज पारिक है। इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने एक वीडियो में बताया। मेरे परिवार को इनसे पैसा दिलवाया, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत दुखी हो गया हूं। बैंकों के फोन आ रहे हैं, इन लोगों ने मुझे बैंकों के कर्ज में डुबो दिया है, कर्ज मैं चुका नहीं पा रहा हूं। ये मेरा लेटेस्ट वीडियो है, ऐसा उन्होंने कहा था। इससे पहले के 2 और वीडियो में भी है। हिम्मत नहीं जुटा पाया था आत्महत्या करने की। मेरी LIC में एक पॉलिसी है, उसका क्लेम भी दिलवा दिया जाए, जिससे मेरे घर वालों का सहायता मिल सके। प्लीज रिक्वेस्ट है समाज के लोगों से, मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट है कि परेशान मत होना, दुखी मत होना। समाज में बड़े बड़े लोगों से भी अपील है कि वह मेरे परिवार को न्याय दिलवाने में मदद करे। मनमोहन सोनी तीनों आरोपियों को पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि लोन के बदले काफी ब्याज देते हैं। इसी वजह से उन्होंने आरोपियों को 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिए थे। इस बीच कोरोना आ गया और लोगों ने किस्तें देनी बंद कर दी। मनमोहन के करोड़ों रुपए डूबने लगे तो उन्होंने आरोपियों से लौटाने की बात कही। बताया जा रहा है कि इन पर आरोपियों ने जब रुपये नहीं आए तो मनमोहन की पत्नी नीतू ने 2020 में शास्त्रीनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज भी करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि रमेश चंद्र तिवारी ने सत्यार्थ तिवारी के साथ मिलकर पति को झांसे में लिया है। इसके बाद हमारा मकान गिरवी रख के 6.5 करोड़ रुपए पति से ले लिए हैं। अब मेरे पति ने रुपये मांगे तो पहले वह टालता रहा, फिर एक दिन सत्यार्थ तिवारी ने पैसा देने के लिए अपने घर पर बुलाया। इस दौरान रमेश चंद्र तिवारी भी मौजूद थे। उन्होंने मेरे पति के साथ अभद्र व्यवहार किया, धमकाया, दोबारा रुपये मांगे तो अच्छा नहीं होगा। रिपोर्ट में नीतू ने डॉक्टर अर्जुना चौधरी समेत अन्य लोगों पर भी धमकाने का आरोप लगाया है। अगस्त के महीने में ताजमहल परिसर केरल के पर्यटकों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद से नई बहस शुरू हुई कि ताजमहल परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हिंदूवादी संगठन कोर्ट जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ताजमहल की शाही मस्जिद पर नमाज पढ़ी जाती थी, साथ ही सालाना उर्स पर इबादत होती है। इस पर रोक लगाने के लिए हिंदूवादी संगठन प्रयास कर रहे हैं। दरअसल 7 महीने में 3 बार ताज परिसर में नमाज पढ़ी गई, जबकि धार्मिक गतिविधियां इस परिसर में प्रतिबंधित है। अब ताजमहल की शाही मस्जिद पर नमाज पढ़ी जाने की कोई अनुमति नहीं होने का दावा हिंदूवादियों ने किया है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं ताजमहल मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इब्राहिम हुसैन जैदी का कहना है कि शाही मस्जिद में पर्यटकों के नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। ताजमहल के अंदर मस्जिद है और नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। विभाग ने बिना किसी आदेश के रोक लगाकर विवाद खड़ा किया हुआ है। इसी कारण अनजाने में लोगों से परिसर में नमाज पढ़ने की गलती हो जाती है।
रविवार को ताजमहल के गार्डन के अंदर मुस्लिम महिला पुरुष के बैठे होने और पुरुष के नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद सोमवार को हिंदूवादी संगठनों ने पुरातत्व विभाग के कार्यालय का घेराव भी किया था, एक्शन की मांग रखी थी। प्रधानमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा था। अपनी फजीहत बचाने के लिए पुरातत्व विभाग ने विभागीय जांच और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए थाना ताजगंज में शिकायत देने की जानकारी दी थी। इसके बाद देश की बन गया था। मंगलवार यानी कि आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने वीडियो बयान जारी किया है। संजय का कहना है कि आगरा के जाने माने इतिहासकार और लेखक राजकिशोर शर्मा ने साल 2018 में आरटीआई के तहत सवाल किया था कि ताजमहल में नमाज की अनुमति किसने दी है। इसके जवाब में पुरातत्व विभाग ने अनुमति होने का कोई अभिलेख और जानकारी नहीं होने की बात कही थी। इसके बाद सवाल उठे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल में धार्मिक गतिविधियों पर रोक है, फिर आखिर किसके आदेश पर ताजमहल के अंदर शुक्रवार, ईद और रमजान में नमाज होती है। सालाना उर्स में 3 दिन ताजमहल मुक्त रखकर वहां इबादत करवाई जाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा जल्द ही नमाज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट जाने का फैसला किया है। ताजमहल मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इब्राहिम हुसैन जैदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ताजमहल पर पहले 5 वक्त की नमाज होती थी। जब ताजमहल रात में बंद होने लगा तो 3 टाइम की नमाज होने लगी। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है, इसलिए सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्थानीय निवासियों के अलावा बाहरी लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी। हमने 2018 में इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। याचिका आगरा प्रशासन के 24 जनवरी 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इब्राहिम जैदी का कहना है कि पुरातत्व विभाग ने ताजमहल की शाही मस्जिद में इमाम नियुक्त कर रखा है, यानी वो मानता है कि यहाँ मस्जिद है, नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। व्यक्ति अपने धर्मस्थल पर ही इबादत करता है। जब मस्जिद है तो नमाज पढ़ने का हक है। देश के कानून की कौन सी आईपीसी की धारा में अपने धर्मस्थल पर इबादत करना अपराध है, यह कोई हमें बता दे, ऐसा उन्होंने कहा। जैदी के अनुसार यह सिर्फ कंट्रोवर्सी है। इब्राहिम जैदी का कहना है कि अब पुरातत्व विभाग सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर सिर्फ शुक्रवार को मस्जिद में स्थानीय लोगों के साथ नमाज पढ़ने की अनुमति देता है। हमने उनसे कई बार पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी है, मगर आज तक वो कॉपी नहीं दे पाए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने आशंका जताई है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग कराना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से वह क्षतिग्रस्त हो सकती है। रचना की सही उम्र पता करने के लिए अन्य आधुनिक वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए 3 महीने का समय मांगा है। केस की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। ज्ञानवापी केस की सोमवार को जस्टिस जे मुनीर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबंधित संरचना को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना होगा, ऐसी आशंका खत्म की जाए। कोर्ट ने पूछा कि कार्बन डेटिंग न करने की बात किस आधार पर। जस्टिस जे मुनीर ने एएसआई से पूछा कि कार्बन डेटिंग न करने की बात किन आधार पर कही जा रही है। इन पर एएसआई के अधिवक्ता मनोज सिंह ने कहा कि संरचना को कार्बन डेटिंग से हो सकने वाले नुकसान का यह शुरुआती अनुमान है। एएसआई शिवलिंग जैसी मिली आकृति की उम्र का पता लगाने के लिए सही तकनीक पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी। गवाही के आधार पर तय नहीं हो सकती संरचना की आयु, इसलिए हाईकोर्ट हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से पूछा कि क्या शिवलिंग जैसी आकृति को नुकसान पहुंचाए बिना ये बात हो सकती है। इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आशंका यह भी है कि कार्बन डेटिंग से संरचना को क्षति हो सकती है। संरचना कितनी पुरानी है इसे गवाही के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, लिहाजा बिना नुकसान पहुंचाए उसकी आयु निर्धारण किया जाना जरूरी है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।